जब भी हम प्रॉपर्टी वर्ड सुनते हैं ना, दिमाग में लैंड या घर ही आता है। लेकिन लॉ के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी सिर्फ लैंड नहीं होती। मनी, शेयर्स, कॉपीराइट, एक्शनेबल क्लेम्स, ये सब भी प्रॉपर्टी की कैटेगरी में आ सकते हैं। और इन्हीं राइट्स को ट्रांसफर करने के लिए हमारे पास है लॉ, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को समझना मतलब रियल लाइफ ट्रांजेक्शन्स को समझना होता है। सेल, मॉर्गेज, लीज, गिफ्ट, ये सब इसी एक्ट के अंदर आते हैं। So hey guys, I am Shalini Rajput and you are watching Law Administration YouTube channel। और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और फाउंडेशनल सब्जेक्ट जो कि है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, जिसे हम शॉर्ट में टीपीए भी बोलते हैं, कुछ लोग टोपा भी बोल देते हैं। तो ऑनेस्टली जो कंफर्टेबल लगे वो बोल लो। लेकिन एक बात याद रखना, लॉ में सबसे डेंजरस चीज होती है हाफ नॉलेज। और टीपीए उन सब्जेक्ट में से है जहाँ स्टूडेंट्स या तो बिना कॉन्सेप्ट समझे डायरेक्ट सेक्शन रटना स्टार्ट कर देते हैं, या फिर इतना थियोरेटिकल पढ़ लेते हैं कि प्रैक्टिकल समझना नामुमकिन हो जाता है। रिजल्ट ये होता है कि एग्जाम में सेक्शन तो याद हो जाता है, लेकिन जब कोर्ट में एक्चुअल डिस्प्यूट समझना होता है वो समझ नहीं आता, क्योंकि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट सिर्फ घर किसका है तक लिमिटेड नहीं होते। कभी पोजेशन का इशू होता है, कभी टाइटल का इशू होता है, कभी ओनरशिप का, कभी लीज का, और कई बार एक ही प्रॉपर्टी पे मल्टीपल लोग अलग अलग राइट क्लेम कर रहे होते हैं। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि कई बार जिसके पास पोजीशन होती है वो ओनर नहीं होता, और जिसके पास ओनरशिप होती है उसके पास पोजीशन नहीं होती। बस इसी लॉजिक को समझने के लिए सीपीए पढ़ना बहुत जरूरी है। आप देखो, अगर आप लिटिगेशन में जाना चाहते हो, जुडिशरी प्रिपेयर कर रहे हो, ड्राफ्टिंग सीखना चाहते हो, सिविल प्रैक्टिस करना चाहते हो, या इवन रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी डीलिंग समझना चाहते हो, तो टीपीए एक बैकबोन सब्जेक्ट है। इंडिया में सबसे ज्यादा लिटिगेशन प्रॉपर्टी डिस्प्यूट पर होती है। लैंड डिस्प्यूट, फैमिली सेटलमेंट, इलीगल पोजेशन, टेनेंट इश्यूज, रजिस्ट्री, फ्रॉड्स, मॉर्गेज डिस्प्यूट, इनहेरिटेंस कॉन्फ्लिक्ट, और इन सब के बीच में कहीं ना कहीं टीपीए आ ही जाता है। इसलिए ये सब्जेक्ट सिर्फ एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि रियल लाइफ में भी डायरेक्टली एप्लीकेबल होता है। और इस इंट्रोडक्टरी वीडियो में हम डायरेक्ट सेक्शन रटना स्टार्ट नहीं करेंगे, पहले फाउंडेशन क्लियर करेंगे। क्योंकि लॉ में एक सिंपल रूल है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सेक्शन ऑटोमेटिकली याद हो जाते हैं। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आदमी बस रट्टा मार रहा होता है। तो इसी वीडियो में हम मेनली कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझेंगे। प्रॉपर्टी एक्चुअल में होती क्या है, ओनरशिप और टाइटल सेम चीजें हैं या अलग अलग, पोजीशन का लीगल इंपॉर्टेंस क्या होता है, टीपी का स्ट्रक्चर क्या है, और इसका स्कोप और लिमिटेशन क्या है। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। प्रॉपर्टी, कॉमन लैंग्वेज में लोग प्रॉपर्टी का मतलब मोस्टली घर या जमीन या प्लॉट समझते हैं, लेकिन लीगली प्रॉपर्टी का मीनिंग बहुत ही ब्रॉड होता है। लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी ऐसी चीज जिसके ऊपर आप लीगल राइट एक्सरसाइज कर सकते हो प्रॉपर्टी हो सकती है। प्रॉपर्टी मेनली दो टाइप्स की होती है, टेंजिबल और इंटेंजिबल। टेंजिबल प्रॉपर्टी मतलब जो फिजिकली एग्जिस्ट करती हो, जिसे आप टच कर सकते हो, जैसे घर, गाड़ी, टीवी, ज्वेलरी, फर्नीचर, आर्ट। टेंजिबल प्रॉपर्टी में दो टाइप की होती है, मूवेबल और इमूवेबल। गाड़ी मूवेबल है, लैपटॉप मूवेबल है, फर्नीचर मूवेबल है, लेकिन जो लैंड है वो परमानेंटली अटैच बिल्डिंग होती है, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है। और इंटरेस्टिंगली सिर्फ बिल्डिंग ही इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होती, कई बार लैंड से अराइज होने वाले राइट्स भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के पार्ट बन जाते हैं, जैसे राइट ऑफ वे या ईसमेंटरी राइट। अब आते हैं इंटेंजिबल प्रॉपर्टी पे, यानी वो चीजें जिसे आप फिजिकली टच नहीं कर सकते हो, जैसे कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, गुडविल, शेयर्स, ब्रांड वैल्यू, डोमेन नेम, सोशल मीडिया अकाउंट, यूट्यूब चैनल, ये सब इंटेंजिबल प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जांपल के लिए मेरा यूट्यूब चैनल आप ले लो, लॉ एडमिनिस्ट्रेशन, क्या वो प्रॉपर्टी है? बिल्कुल वो प्रॉपर्टी है। क्या मैं उस चैनल को फिजिकली टच कर सकती हूँ? नहीं। आप स्क्रीन को टच कर लोगे, चैनल को नहीं, फिर भी उसकी वैल्यू है, वो इनकम जनरेट करता है, राइट्स क्रिएट करता है, इसलिए लॉ उसे प्रॉपर्टी मानता है। और मॉडर्न वर्ल्ड में कई बार इंटेंजिबल प्रॉपर्टी की वैल्यू फिजिकल प्रॉपर्टी से भी ज्यादा होती है। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, एक्शनेबल क्लेम्स। ये टीपीए का फेवरेट टॉपिक माना जाता है। सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। मान लो ए ने बी को 50,000 रुपए उधार दिए,
ए के पास बी के अगेंस्ट एक लीगल क्लेम है। अगर बी पैसे वापस नहीं देता तो ए कोर्ट जाके अपना क्लेम इन्फोर्स कर सकता है। इसी लीगल इन्फोर्सेबल राइट को एक्शनेबल क्लेम बोलते हैं। और इंटरेस्टिंग बात और पता है क्या है, ए चाहे तो अपना ये क्लेम किसी तीसरे पर्सन सी को ट्रांसफर भी करा सकता है, यानी क्लेम भी ट्रांसफर हो सकते हैं। और इसी वजह से एक्शनेबल क्लेम को भी प्रॉपर्टी माना जाता है। बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं एक और इम्पोर्टेंट कंफ्यूजन पर, क्या राइट टू प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप होता है? कॉमन लैंग्वेज में लोग बोल देते हैं मेरा घर है तो मैं ही ओनर हूँ, लेकिन लीगली ओनरशिप इतनी सिंपल नहीं होती। यहाँ रोमन लॉ का कंट्रीब्यूशन आता है। रोमन्स ने ओनरशिप को एक्सप्लेन करने के लिए एक कॉन्सेप्ट दिया था, बंडल ऑफ राइट्स थ्योरी। उनके अकॉर्डिंग ओनरशिप एक सिंपल राइट नहीं होता, बल्कि राइट का कलेक्शन होता है, जैसे राइट टू पोजेशन, राइट टू यूज, राइट टू एंजॉय, राइट टू ट्रांसफर, राइट टू एक्सक्लूड अदर्स और राइट टू डिस्ट्रॉय। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आपके पास एक मोबाइल फोन है तो आप उसका यूज कर सकते हो, सेल कर सकते हो, गिफ्ट कर सकते हो या गुस्से में तोड़ भी सकते हो। थियोरेटिकली आप ओनर हो, लेकिन रियल लाइफ लॉ इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता। मान लो आपने एक फ्लैट लीज पर लिया, आप उसमें रह रहे हो, यूज कर रहे हो, पोजीशन भी आपके पास है, लेकिन ओनरशिप नहीं है आपके पास। दूसरी साइड जो एक्चुअल ओनर है उसके पास टेम्पररी पोजीशन नहीं है और वो ओनर भी है माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास टाइटल है। और यही प्रैक्टिकल लीगल सिस्टम का मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ओनरशिप का स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस होता है टाइटल, इसीलिए सेल डीड, रजिस्ट्री, कन्वीनियंस डीड और टाइटल डॉक्यूमेंट इतने इम्पोर्टेंट होते हैं। कई बार पोजीशन किसी और के पास होती है और टाइटल किसी और के पास, और इसी वजह से इंडिया में फॉर्ज रजिस्ट्री, डबल सेल, बेनामी ट्रांजैक्शंस और इलीगल पोजीशन जैसे डिस्प्यूट्स कॉमन है। अब यहाँ पोजीशन का कॉन्सेप्ट भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। एक फेमस लीगल प्रिंसिपल है, पोजीशन इज 9/10 ऑफ द लॉ, मतलब पोजीशन काफी स्ट्रॉन्ग एविडेंस होता है, इसीलिए एडवर्स पोजीशन जैसे डॉक्टर एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन पोजीशन अलोन ओनरशिप प्रूफ नहीं करता। अगर टाइटल किसी और के पास है तो लीगल बैटल कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। और टीपीए का फैसिनेटिंग पार्ट ये है कि एक ही प्रॉपर्टी पर मल्टीपल राइट्स स्टिमुलेशनली एग्जिस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए एक लैंड का ऑनर अलग हो सकता है, टेनेंट अलग हो सकता है, मॉर्गेज बैंक के पास हो सकती है, ईजमेंट राइट नेबर के पास हो सकते हैं और ग्रेजिंग राइट किसी और के पास। यानी एक ही प्रॉपर्टी पे मल्टीपल लीगल इंटरेस्ट को एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब थोड़ी हिस्ट्री समझते हैं। टीपीए 1882 में ब्रिटिश इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था। उस टाइम इंडिया में प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन मोस्टली कस्टम और लोकल प्रैक्टिस से गवर्न थी। यूनिफॉर्म फ्रेमवर्क नहीं था। ब्रिटिशर्स ने कमर्शियल सर्टेनिटी क्रिएट करने के लिए स्ट्रक्चर्ड प्रॉपर्टी लॉ बनाया और इसी पर्पस से टीपीए इंट्रोड्यूस हुआ। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था प्रॉपर्टी ट्रांसफर को रेगुलेट करना, फ्रॉड रिड्यूस करना, राइट्स क्लैरिफाई करना और ट्रांजैक्शंस को प्रेडिक्टेबल बनाना। यानी कौन ट्रांसफर कर रहा है, क्या ट्रांसफर हो सकता है, किस कंडीशन में ट्रांसफर होगा और क्या रेस्ट्रिक्शंस अप्लाई होंगी, ये सब टीपीए एक्सप्लेन करता है। अब अगर हम एक्ट का स्ट्रक्चर देखें तो टीपीए में टोटल 8 चैप्टर्स हैं और 137 सेक्शंस हैं। चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी प्रोविजंस डील करता है। चैप्टर 2 जनरल प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफर एक्सप्लेन करता है और उसके बाद डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसफर आते हैं, सेल, मॉर्गेज, एक्सचेंज, गिफ्ट और एक्शनेबल क्लेम। और ऑनेस्टली अगर चैप्टर 2 स्ट्रॉन्ग हो गया ना तो आधा टीपीए ऑटोमेटिकली इजी हो जाता है। टीपीए मेनली इंटरबायोस ट्रांसफर गवर्न करता है, यानी लिविंग पर्संस के बीच प्रॉपर्टी ट्रांसफर। अगर प्रॉपर्टी विल के थ्रू डेथ के बाद ट्रांसफर हो रही है तो सक्सेशन लॉज अप्लाई होंगे, टीपीए नहीं। और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि टीपीए एग्जीक्यूटिव लॉ नहीं है। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में कई बार दूसरे स्टैट्यूट भी अप्लाई होते हैं, जैसे रजिस्ट्री एक्ट, ईसमेंट एक्ट, सक्सेशन लॉज, रेंट कंट्रोल लॉज और सरफेसी एक्ट। और लॉज का एक इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है, स्पेशल लॉ ओवरराइड्स जनरल लॉ, इसलिए बैंक रिकवरी मैटर्स में सरफेसी अप्लाई होगा, टीपीए नहीं। आज के टाइम में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट और भी कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन, रियल एस्टेट बूम, इलीगल कॉलोनीज, फेक रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन और फैमिली डिस्प्यूट्स।
इसी वजह से टीपीए प्रैक्टिकली और इम्पोर्टेंट हो गया है। और ऑनेस्टली स्टूडेंट्स टीपीए से डरते इसलिए हैं क्योंकि लैंग्वेज टेक्निकली लगती है, कॉन्सेप्ट इंटरकनेक्टेड होते हैं और लैटिन टर्म्स कंफ्यूजिंग लगती हैं। लेकिन ट्रस्ट मी, अगर लॉजिक समझ आ गया तो टीपीए डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं लगेगा। इसलिए इस सीरीज में हम टीपीए को रटने की जगह लॉजिकली और प्रैक्टिकली समझेंगे, एग्जांपल और रियल लाइफ इलस्ट्रेशंस के साथ। तो गाइस, आज की वीडियो में हमने टीपीए का कंप्लीट फाउंडेशन बिल्ड किया। प्रॉपर्टी क्या होती है, टेंजिबल और इंटेंजिबल प्रॉपर्टी क्या होती है, ओनरशिप और टाइटल में डिफरेंस क्या है, पोजीशन का रोल क्या होता है, एक्शनेबल क्लेम्स क्या होते हैं और टीपीए का स्ट्रक्चर और स्कोप क्या है। और ऑनेस्टली अगर ये फाउंडेशन क्लियर हो गया ना तो आगे का टीपीए आपको काफी इजी लगने लगेगा, क्योंकि लॉ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है लॉजिक बिहाइंड द लॉ। सेक्शंस तो बाद में भी याद हो जाते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस सीरीज को कंटिन्यू जरूर रखना। नेक्स्ट वीडियो में हम टीपीए के इंटरप्शन, क्लॉजेस और इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस को डिटेल में डिकोड करेंगे। टिल देन स्टडी स्मार्ट, स्टे कंसिस्टेंट और लॉ को सिर्फ रटो मत समझो भी। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।